हाँ जी प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं विनय सर स्वागत करता हूँ आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। हालांकि इस सीरीज में ये हमारा 5वां लेक्चर है और ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर कर लिया है। आप जब इस सीरीज में जाएंगे तो आपको सारे चारों लेक्चर सीरीज में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ और ये लेक्चर फिफ्थ। हमारे पास टॉपिक का नाम है बायोसेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले किसके? बायोसेवर्ट नियम के, बायोसेवर्ट लॉ के बारे में। अब हमारे पास आज का टॉपिक है परिमित लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले 1 मिनट का समय निकाल के थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा पिछली क्लासेस में कि हमने पढ़ा, सबसे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब मैं सब चीजों को तो डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट लॉ, कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। तो वहां पे हमारे पास निष्कर्ष ये निकल के आया था कि जो बायोसेवर्ट का नियम होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? बायोसेवर्ट का नियम होता है। बट अब हमें क्या करना है? हमें इन नियमों का प्रयोग करके हमारे पास अलग अलग शेप के डायग्राम होंगे, हमारे पास अलग अलग शेप के चालक होंगे और उन चालक के कारण हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। तो आज इसी सीरीज में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका क्या नाम है? परिमित लंबाई। ध्यान सुनिए, पहले हिंदी बताते हैं आपको। इसमें क्या है? परिमित लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो जो हमारे पास परिमित होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? रिजुरेखी। देखो और चीजें आप समझ जा रहे होंगे, बस मैं मेन बारे में बता रहा हूं आपको। रिजुरेखी, रिजुरेखी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। अब कई बच्चे ना रिजुरेखी का मतलब नहीं समझ पाते होंगे। तो रिजुरेखी को मतलब, अगर इंग्लिश में इसको स्ट्रेट बोलते हैं तो स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट का मतलब सीधा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या? एक सीधा तार होगा। क्या होगा? एक सीधा तार होगा। अच्छा सर, तार की लंबाई अनंत होगी कि नहीं होगी? तो हमको हेडिंग में ही बोला गया टॉपिक में कि परिमित होना चाहिए। परिमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनाइट। मतलब कि अनंत लंबाई का नहीं होना चाहिए, वो एक निश्चित लंबाई का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक तार लेंगे और उस तार की कुछ न कुछ क्या होगी? लंबाई होगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं जो डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, देखो सबसे पहले हमको क्या बोला गया कि हमारे पास एक क्या है? चालक तार है। तो ये हमने एक चालक तार बना दिया। हमें बोला गया कि अच्छा अब इस चालक तार का क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब इस चालक तार में क्या जाएगी? धारा। क्या जाएगी? धारा। तो इसमें जो धारा गई वो क्या गई? आई। धारा क्या गई? आई। तो इस चालक तार में जो धारा जा रही भैया उसका नाम क्या है? आई है। अब इतना जैसे धारा जाएगी वैसे इस चालक तार के चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके बारे में हमें ऑलरेडी सबसे पहले किसने बताया था? ऑरेस्टेड सर ने बताया था। तो ये आ जाएगा। तो अब हमको क्या बोला गया कि परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमारे पास ये चालक तार है और इस चालक तार की जो पूरी लंबाई है ना, वो हमने ऐसे मान लिया, क्योंकि हमको पता तो नहीं है तो हमने इसकी लंबाई क्या मान ली? एल। क्या मान ली? एल। अब यहां पे एक चीज जरा हमको दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? कि हमारे पास जो टॉपिक, मेन टॉपिक है वो क्या है? बायोसेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। मतलब कि जो बायोसेवर्ट सर थे उनके नियम को हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। लेकिन अब जो बायोसेवर्ट का नियम होता है ना, वो डीबी होता है। डीबी का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में खूब आराम से डिस्कस किया था कि अगर डीबी लिखा है इसका मतलब छोटा चुंबकीय क्षेत्र। जो छोटा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा अल्पांश के लिए होता है। अब बट हमारे पास तो बहुत लंबा चौड़ा तार है जिसकी लंबाई एल है। अब इसकी लंबाई एल का मतलब कुल लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो इस पूरे तार के कारण हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया? यहाँ पे हमारे पास एक आ गया पॉइंट। ठीक है, हमने इस पॉइंट से इससे कुछ दूरी पर हमने माना एक बिंदु डी। मेरा मतलब डी दूरी पर ये हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? डी हो गई। और इस बिंदु का नाम ने क्या रख दिया? पी।
इस बिंदु का नाम क्या हो गया P। तो मतलब यहां पे एक बिंदु P है जहां पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए अब यहां पे हमें इस चालक तार के कारण बिंदु P पे क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे बायो सेवर्ट करेंगे हम छोटे से पार्ट की लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बायो सेवर्ट के यूज छोटे से पार्ट के लिए करेंगे और बाद में उसका क्या कर देंगे, समाकलन। बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा। और थोड़ा सा फोकस वाला टॉपिक है, जब तक आप इस पे फोकस अच्छे से नहीं करोगे टॉपिक समझ में आपको नहीं आएगा, पॉइंट आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इधर ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक इसका ले लिया छोटा सा पार्ट, ये क्या है, धारा अल्पांश है, ये क्या है, धारा अल्पांश। धारा अल्पांश का मतलब जिसमें धारा जा रही है उसका छोटा सा पार्ट, तो डीएल क्या होगा, धारा अल्पांश। फिर हमने क्या किया कि जो हमने धारा अल्पांश लिया ना, इस धारा अल्पांश के दोनों पॉइंटों को बिंदु पी से क्या कर दिया, मिला दिया। तो हमने यहां से इसको इस प्रकार से क्या कर दिया, मिला दिया, और इस वाले पार्ट को भी हम यहां पे क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि यहां पे जो हमारे पास, अब देखिए हम इसका नामकरण करते हैं, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट इसका नाम है ए, ये वाला पॉइंट क्या इसका नाम है बी, और ये वाला पॉइंट इसका नाम क्या है, पी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारे पास चालक तार है, जो हमारे पास चालक तार है, उस चालक तार के ऊपरी छोर से, मतलब कि यहां से, तो यहां से भी हमने इस पॉइंट को इस प्रकार से क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। और जो इसका निचला पार्ट है, यहां से भी हमने इसका किया, इस वाले पार्ट को ऐसे मिला दिया। क्यों मिला रहा हूं, अभी सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चालक तार है, ये इसका छोटा सा पार्ट है, पहले इतने कारण हम क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, फिर पूरे तार के कारण क्या निकाल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, बस आप इस वीडियो को देखते चलिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस पूरे डेरिवेशन को 5 स्टेप में खत्म करूंगा और आपको उन अंगुलियों पे, आपकी 5 अंगुलियों पे उन 5 की 5 स्टेप क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु P हो गया, यही बिंदु P पे हमें सारी बातें करनी है। चलो देखो भैया ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये जो हमारे पास भुजा है, इसके बीच में ये और जो डी वाला भुजा है, ये इसके बीच में एक कोण बन रहा है, और इस कोण का नाम हमने क्या बोल दिया, अल्फा 1। क्या बोल दिया, अल्फा 1। और जो हमारे पास भुजा डी है, इसके बीच में और यहां से यहां के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम हमने क्या बोल दिया, अल्फा 2। जी भैया जी, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा 2। तो यहां पर ये कोण बना है अल्फा 1। ध्यान सुनना, अब चीजें डायग्राम पे पूरा, अब यहां पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान देखो, जो हमारा डी है और जो हमारी ये वाली भुजा है, इसके बीच में कोण बन रहा है, हमें पता नहीं है इसलिए हमने मान लिया कोण क्या हो गया, अल्फा 1 हो गया। जो हमारे पास भुजा ये वाली डी है और जो ये वाली हमारे पास रेखा है, देखो इसके बीच में हमने कोण क्या बनाया, अल्फा बनाया, बट यहां पे अल्फा 1 है तो ये क्या हो गया, अल्फा 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाली जो भुजा है ना, इस वाली भुजा का मान हमने क्या मान लिया, आर। इस वाली भुजा का मान क्या मान लिया, आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो इसकी भुजा के मान हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या है कि जो हमारे पास, इसको इरेज करते नहीं तो उसी में मिस हो जा रहा है ना, हाँ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस भुजा का मान क्या है, आर है। अब यहां पर भी तो एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम हमने क्या रख दिया, अल्फा। क्या रख दिया, अल्फा रख दिया। और यहां पे एक छोटा सा कोण बना हुआ है, इस कोण का नाम हमने क्या रख दिया, डी अल्फा। ध्यान देखिएगा भैया जी, अब आप दिक्कत हो सकती है आपको, तो यहां पे अल्फा हो गया और यहां पे क्या हो गया, ये डी अल्फा। एक मिनट, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, यहां पे ये क्या हो जाएगा, डी अल्फा। यहां पे क्या एंगल बनेगा, डी अल्फा बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, बिंदु ए से जो हमारे पास भुजा बीपी है, उसके ऊपर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर। क्या डाला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत, मतलब 90 डिग्री। तो हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, लंबवत डाल दिया। अब देखिए यहां पे लंबवत हो गया, और ये जो हमारे पास यहां पॉइंट बना, इस पॉइंट का हमने क्या नाम क्या रख दिया, सी रख दिया। क्या रख दिया, सी रख दिया। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यहां पे जो हमारे पास ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख दिया ओ। ठीक है, आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। 1 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं। देखो हमारे पास टॉपिक है परिमित लंबाई का, तो मतलब कि एक निश्चित लंबाई का। तो हमारे पास चालक तार है, उसकी निश्चित लंबाई क्या है, एल है। और हमें क्या करना है, इस चालक तार के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना कि इस चालक तार से डी दूरी पर एक बिंदु पी है और इसी बिंदु पी पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता निकालनी है तो हम निकाल देंगे तीव्रता। अच्छा, तीव्रता के साथ साथ में हम दिशा भी निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ बिंदु P पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु से इसको मिलाया तो ये हमारे पास आ गया बिंदु P पे D आ गया। उसके बाद जो हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार के ऊपरी छोर और निचले छोर, मतलब कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया। जब इनको हमने मिलाया तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास यहाँ वाली भुजा है, नीचे वाली जो यहाँ पे मिल रही है, अगर हम इसको माने तार को, आप ऐसे समझने के लिए मान सकते हैं, ये वाला पॉइंट x है और ये पॉइंट क्या है, y। तो जो x वाले पॉइंट से मिल रहा है ना, उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा 1। क्या बोल दिया, अल्फा 1। ये क्या है, ये हमारा D और इस वाली भुजा के बीच का कोण है। उसके बाद जो हमारे पास ऊपरी वाली सिरा y से आया हुआ है, वहां से लेके D के बीच का कोण पूरा कितना है, अल्फा 2 है। और जो हमारे पास ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज OAP में यहाँ पे जो कोण बना उसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ABC है, अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें ACP में, तो ये छोटा सा कोण बना है ना, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, D अल्फा। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई चीज छोटी होती है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग D का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे D लिख दिया। आई होप यहाँ पे इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हमने क्या किया कि बिंदु A से जो हमारी भुजा BP है, जो हमारी भुजा क्या है BP, उसके ऊपर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको गिनती गिन के हाथ से सिर्फ 5 स्टेप करनी है और डेरिवेशन हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ये कुछ डेरिवेशन है तो कुछ नहीं है, बस इसका क्या डायग्राम है। डायग्राम ने आपको समझा दिया। चलिए तो एक बार हम पूरा डायग्राम डेरिवेशन पे आते हैं, फिर लास्ट में इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम कहां चलेंगे, समकोण त्रिभुज। लिख देता हूं भैया जी, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज बना भी है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। सर समकोण कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना बना है, 90 डिग्री। और जब कोण 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा का। किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बट सर यहाँ पे थीटा तो है नहीं, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो कोण है ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है, ठीक है भैया। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक ही चीज बार बार मानी जा रही है, क्या, एंगल, कोण। तो कोण को आपको थोड़ा सा समझना है। हालांकि आप किसी एंगल को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इस तरीके मानोगे तो चीजें आपको आसान बन जाएंगी, क्योंकि इनको इसी प्रकार से हमने एडजस्ट कर रखा है कि आपके लिए आसान बन जाए। तो यहाँ पे कोण क्या हो गया, थीटा। अब सोचिए जब हम इस त्रिभुज में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये जो कोण होता है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कौन हो जाएगा, AC। लंब कौन हो जाएगा, AC। फिर क्या आएगा, कर्ण। तो यहाँ पे 90 बन रहा है ना, तो कर्ण उसके सामने वाली भुजा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB। कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा AC का मान तुमको पता नहीं है, तो AC का मान AC हो जाएगा। और जो AB का मान है वो कितना है, DL है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, DL लिख दिया। अब यहां से अगर हम AC का मान निकालें तो AC का मान यहां पे क्या हो जाएगा, AC बराबर, बाबूजी DL को इधर गुणा कर दो, तो हो जाएगा DL साइन थीटा। AC बराबर DL साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये मान निकलेगा, इसको आप तुरंत बोलिएगा समीकरण नंबर 1। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AC का मान निकलेगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यही काम करना है हमको, बट अब की बार दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में। तो मैं फिर से यहां लिख देता हूं, अब यहां पे भी आएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में, समकोण त्रिभुज ACP में। अब जो समकोण त्रिभुज हमारा है उसमें बात करेंगे, तो इस त्रिभुज में भी हमको किसका यूज करना है, साइन का। किसका यूज करना है, साइन का। बट अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एंगल क्या है, D अल्फा। तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, D अल्फा आएगा। बाकी वो तो नियम वही होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर्ण, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये थीटा ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती, तो लंब क्या हो जाएगा AC, ये हो जाएगा AC अपॉन कर्ण, तो कर्ण ये हमारे पास यहाँ 90 बनेगा, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा R, तो AC अपॉन, एक बार मैं मान लिखता हूं AC अपॉन AP, तो AC अपॉन ये क्या हो जाएगा AP। अब AP के मान कितना है, R है, देखो भैया ये AP है ना, तो इसके AP का मान कितना है, R है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा साइन D अल्फा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AP, तो AP का मान कितना है R, AP का मान कितना है R। अब अगर मैं यहां से AC का मान निकालूं तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा R इंटू साइन D अल्फा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसी बात को मैं यहां आगे बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे एक नई चीज आने वाली है, तो ये हो जाएगा AC बराबर R इंटू साइन D अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अब आपकी बातें, अब आपके दिमाग से चीजें मिस होने वाली हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। मैंने AC बराबर लिख दिया R इंटू डी अल्फा, R इंटू डी अल्फा, और इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 2। 90% बच्चों को नहीं आइडिया होगा कि सर जी ने ये R को तो R लिखा, AC को AC लिखा, बट साइन डी अल्फा को डी अल्फा क्यों लिख दिया। तो इसको जरा हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और बहुत बार फिजिक्स में आएगी, बहुत आपको काम देगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप सब बच्चों को पता है तो हमारे पास होता है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अच्छा, अगर आप देखो साइन 90, अगर मैं जैसे 90 से पीछे 60, 60 से पीछे 45, 45 से पीछे 30, 30 से पीछे 0, जैसे मैं मान को पीछे ले जा रहा हूं, वैसे वैसे हमारा जो कोण हो रहा है, उस कोण का जो मान आ रहा है वो भी कम होता चला जा रहा है, वो भी कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर मैंने जब आया मैं 0 डिग्री पे, तो उसका मान कितना हो गया, 0, उसका मान कितना हो गया, 0। बाबूजी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। मतलब साइन में ये नियम हमको समझिएगा कि साइन में क्या होता है कि जितना छोटा कोण, अगर बहुत छोटा कोण है तो जो उसका कोण होगा वह उसका मान होगा, जो उसका कोण होगा वह उसका मान होगा। तो यहां साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। तो उसी प्रकार से अगर ये डी अल्फा है तो साइन डी अल्फा का मतलब क्या, डी मतलब छोटा, बता रखा है, डी मतलब छोटा, तो साइन डी अल्फा का मतलब छोटा कोण, और डी अल्फा अगर छोटा कोण है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डी अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि जो कोण होगा वह उसका मान होगा, जो कोण होगा वह उसका मान होगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो हमारा पहला काम होगा त्रिभुज एबीसी में जाना, फिर AC का मान निकालना। दूसरा काम होगा त्रिभुज ACP में जाना, AC का मान निकालना। तीसरा काम होगा जो हमारे पास समीकरण 1 बना, जो समीकरण 2 बना, उसको क्या कर देना है, बराबर दिखा देना है। तो इसका मतलब अगला पॉइंट है हमारे पास समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, DL साइन थीटा, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, DL साइन थीटा बराबर इक्वेशन 2 का मान कितना है, R इंटू डी अल्फा, R इंटू डी अल्फा है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास एक हमको वैल्यू मिल गई DL साइन थीटा की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे डेरिवेशन में अगर हमको कहीं पर भी DL साइन थीटा लिखा रहेगा और अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, R इंटू डी अल्फा, R इंटू डी अल्फा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं, आगे फिर त्रिभुज में चलेंगे। कौन त्रिभुज, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में। तो अब की बार मैं कहां गया हूं, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, हाँ, तो समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में। तो जब समकोण त्रिभुज AOP की बारे में बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, समकोण त्रिभुज AOP में अब की बार हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,
कॉस का प्रयोग करेंगे। अगर हम इस कोण में देखें ध्यान से तो एंगल क्या है अल्फा, वहां पे क्या था डी अल्फा, यहाँ क्या था थीटा, तो इसलिए हमने यहाँ थीटा लिखा, डी अल्फा तो हमने डी अल्फा, यहाँ पे क्या है अल्फा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा कॉस अल्फा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये है हमारे पास एंगल, तो एंगल के सामने भुजा क्या पड़ रही है एओ या ओए, ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब से में कोई मतलब नहीं है। अब बनेगा हमारे पास आधार और कर्ण, ये बनेगा कर्ण और ये क्या बनेगा आधार। कर्ण क्यों बनेगा क्योंकि यहाँ क्या बना 90, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, तो ये हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। आप ऐसे बता दीजिए, नहीं जो लंब होता है जो आधार होता है जो उसको मिलाता है वो कौन होता है कर्ण होता है, तो ये भी कर्ण हो जाएगा। तो जो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है आर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमारे पास कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले बात करता हूं ओपी हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना आधार बटे कर्ण, तो ओपी बटे ये क्या हो जाएगा एपी, तो ओपी बटे एपी, तो कॉस अल्फा बराबर ओपी की वैल्यू, अब यहां से अगर देखें ओपी की वैल्यू कितनी है डी, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा डी बटे एपी, एपी का मान कितना है यहाँ पे आर, कितना है आर, तो यहाँ पे क्या आएगा आर। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा मोटिव, मोटिव समझिए, मोटिव हमारा मतलब उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है इससे हमको 1/r का मान निकालना है। किसका मान निकालना भैया 1/r का, बड़ा सिंपल सा है। अगर डी को मैं इधर भेज दूं तो यहाँ बचेगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1/r, तो मैंने डी को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे डी और बराबर हो जाएगा 1/r। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास टोटल अभी तक कितने समीकरण बने 4 समीकरण बने, ठीक है। तो चलिए अभी हमें आगे करना है, तो एक बार मैं यहाँ पे इसको क्योंकि अभी रेस करूंगा तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ मोटे मोटे तौर पे, तेजी से थोड़ा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है चालक तार है, उस चालक तार के कारण हमें क्या निकालना है बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, अच्छा इस चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उसके लिए हमें यूज करना है बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम में एक दिक्कत है कि जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है वो किसी भी चालक के कारण उसका जो पूरा आकार होगा उसके पूरे आकार का आप नहीं निकाल सकते, उस आकार के छोटे से पार्ट के कारण निकाल सकते हो। इसलिए हमारे पास जो पूरा चालक तार था एक्स वाई, इसका छोटा पार्ट हमने क्या ले लिया डीएल, क्योंकि पूरा पार्ट क्या है यहां से यहां तक एल, तो छोटा क्या हो जाएगा डीएल। फिजिक्स में लिखने का तरीका होता है, बताया है हमने आपको। इस डीएल के दोनों बिंदु को हमने पी पे मिलाया, फिर निचले वाले सिरे को मिलाया, फिर ऊपर वाले सिरे को मिलाया और यहाँ पे खूब सारे क्या बने कोण, क्या बने कोण। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ दुइये काम हुआ है, एक का हुआ कि जब चीज सभी लाइनों को मिलाया है और दूसरा क्या बनाया है कोण। तो जब हमने ऊपर वाली भुजा को मिलाया नीचे वाली भुजा को मिलाया तो जो नीचे वाली भुजा हमारे पास एक्स से आई हुई है वो डी के साथ क्या कोण बनाई अल्फा 1, और उसके बाद जो हमारे पास भुजा डी है वो वाई के साथ जो भुजा ये वाई बिंदु से उसके साथ कोण क्या बना रहा है अल्फा 2। और दूसरी बात जो हमारे पास यहाँ पे ये धारा अल्पांश था इनके बीच में कोण क्या बना डी अल्फा, क्योंकि बहुत छोटा कोण तो हमने क्या मान लिया डी अल्फा, और डी के साथ ये वाली भुजा कोण क्या बना रही है आर वाली अल्फा बना रही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया बिंदु ए से भुजा पे लंब डाला, उस लंब का नाम क्या हो गया एसी, लंब का नाम क्या हो गया एसी, और यहां भी कोण बना उस कोण का नाम क्या रख दिया थीटा रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना डेरिवेशन, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो तीन भैया जी तीन इसमें समकोण त्रिभुज बने, कितने त्रिभुज तीन, एक त्रिभुज ए बी सी में, फिर एक त्रिभुज ए सी पी में, फिर एक त्रिभुज ए ओ पी में। इन तीनों त्रिभुजों में हमें 3 मान निकालने हैं, तो ये हमारे पास एक मान, फिर ये हमारे पास दूसरा मान और ये हमारे पास तीसरा मान, 3 मान आ गया। अब देखो जब त्रिभुज ए बी सी की बात करूंगा तो पहली बात सुनिए, जो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए सी पी, इन दोनों त्रिभुजों में साइन थीटा का यूज करेंगे, मतलब साइन का यूज करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे था तो साइन थीटा का यूज किया तो सारी वैल्यू निकाल के मैंने इतना लाया। फिर जब मैं इस त्रिभुज में आया त्रिभुज ए सी पी में, तो त्रिभुज ए सी पी में बात करूंगा तो मैं यहाँ पे साइन, क्योंकि भैया जी यहाँ पे डी अल्फा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया डी अल्फा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास ए सी बराबर क्या आ जाएगा आर इंटू साइन डी अल्फा। साइन डी अल्फा को मैंने डी अल्फा क्यों लिखा,
बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। फिर मैंने क्या किया, जो AC का मान आया यहाँ पे समीकरण 1 में और जो यहाँ पे आया समीकरण 2 में AC का मान, दोनों AC को हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। जब बराबर दिखाया तो हमारे पास एक नई वैल्यू हमको मिली, DL sin थीटा बराबर R इंटू डी अल्फा, समीकरण नंबर 3। फिर हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज में। अब की बार कहां पे, AOP के बारे में बात करेंगे। जब AOP के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा का प्रयोग करेंगे। कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना था हमारा OP, आधार कितना है हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा OP और कर्ण क्या हो जाएगा AP, तो कर्ण हमने क्या लिख दिया AP। OP का मतलब D मान दिया है, AP का मतलब R मान ये रख दिया हमने, और कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 1/R निकालना था, तो हमने D को इधर भेज दिया, cos अल्फा बटे D बराबर 1/R हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, आधा तो नहीं कहूंगा, मतलब 70% पार्ट हो गया हमारे पास इस डेरिवेशन का, 30% पार्ट और बचा हुआ है। इसे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में राउट डाउन करिए, फिर इसको इरेज करके हम नेक्स्ट स्लाइड मिलते हैं, फिर आगे के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आप लोगों ने उसको राइट डाउन कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जितने भी अभी हमने मान निकाले, जितनी भी मैंने वैल्यू निकाली है, इन सभी वैल्यू को हमने क्यों निकाला ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा बायो-सेवर्ट के नियम पे रखने के लिए। तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये हमारे पास आ गया बायो-सेवर्ट, हिंदी में सेवर्ट बोलते हैं और अंग्रेजी में सावर्ट बोलते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम, तो ये आ गया बायो-सेवर्ट का नियम। अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है बाबूजी, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर याद होने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं जस्ट बता के आया हूं, आपको अगर याद हो तो यहां पे मैंने डीएल साइन थीटा का मान निकाला था। डीएल साइन थीटा बराबर क्या आया था, आर इंटू डी अल्फा। तो इसका मतलब जहां पे आर डीएल साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहां मैं लिख सकता हूं आर इंटू डी अल्फा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डीएल साइन थीटा बराबर क्या है, आर इंटू डी अल्फा। ठीक है भैया, तो हमारे पास क्या था समीकरण 3 से, तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 यही था, देख लीजिएगा आप लोग। तो डीएल साइन थीटा बराबर क्या होता है, आर इंटू डी अल्फा। तो जहां पे ये वैल्यू लिखी है वहां पे ये मान रख सकता हूं, चलिए रखते हैं। तो हमने लिख दिया डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल साइन थीटा की जगह पे आर इंटू डी अल्फा, तो हो जाएगा आर इंटू डी अल्फा, और बटे में क्या है आर स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। अब एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, काट डाला। अब उसके बाद डीवी बराबर, फिर से देखिए ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डी अल्फा अपॉन क्या बचा आर, क्या बचा आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए ये जो लिखा है ना 1 अपॉन आर, इसको यहाँ पे जो बटे में आर लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन आर। अगर अलग से लिखे तो चलिए अच्छा एक बार लिख के दिखा देता हूं। देखो डीबी बराबर ये क्या लिखा है, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डी अल्फा। भैया ध्यान से यहां मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, कुछ नहीं किया, बस आर को बाहर से लिख दिया ऐसे 1 अपॉन आर। तो ये यहां पे हमने क्या देखा कि हमने 1 अपॉन आर का भी तो मान निकाल रखा था, नहीं याद आ रहा है। 1 अपॉन आर का मान कितना आया था, कॉस अल्फा बटे डी, ये लास्ट में यहां भी जस्ट मैंने मिटाया आपको। तो यहां पे मैंने क्या लिखना है, डीबी बराबर, अब यहां से दूसरा पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा डीबी बराबर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डी अल्फा, आई इंटू डी अल्फा, और यहां पे 1 अपॉन आर बराबर क्या आया था, 1 अपॉन आर बराबर कॉस अल्फा बटे डी, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से। तो जहां पे 1 अपॉन आर है वहां पे लिखो कॉस अल्फा बटे डी, ये डी लिखा हुआ है कॉस अल्फा बटे डी, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कॉस अल्फा बटे डी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, अब इसमें मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कोई कठिन काम नहीं किया है। अब इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूं। जब मैं सीक्वेंस में लिखता हूं तो डीबी बराबर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस अल्फा बटे डी इंटू क्या हो जाएगा डी अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो हमारे पास माना है ना डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन
हो गया। लेकिन डेरिवेशन जो भी मान हमारे पास आया है ये सिर्फ इतने से पार्ट के लिए आया है, ए से बी के लिए। देखो ना, डीएल के कारण आएगा तो क्या आएगा, डीबी आएगा, तो डीबी का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। बट हमें से तो पूछा गया है परिमित लंबाई के लिए रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि पूरे चालक तार के लिए, पूरे चालक तार के लिए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये मेरे पास क्या मार्कर है, ये मेरे पास क्या मार्कर, इस मार्कर को मैं छोटे 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 5 पार्ट में काट दूं, मान लो 5 पार्ट में क्या कर दूं, काट दूं, तो हमें बोला जाए कि जरा बताइए इस मार्कर की लंबाई क्या है, और हमें लंबाई पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन 5 पार्ट को जोड़ देंगे और फिर लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। तो सेम काम यहां भी करेंगे हम लोग। इस डीएल के कारण हमने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र, बट इस डीएल के कारण तो इतना आया, बट हमारे पास तो बहुत सारा डीएल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बट सर कैसे जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए हमारे पास न्यूटन सर ने हमको 2 व्यवस्थाएं दी थी, एक का नाम है अवकलन, एक का नाम है समाकलन। अवकलन का मतलब घटाना होता है, समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। तो यहां पे हमको जब इसको जोड़ूंगा तभी तो पूरा आएगा ना, इसका मतलब यहां किसका यूज करेंगे, समाकलन का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम लोग यहां पे इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब जरा ध्यान देखिएगा, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं भैया ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता लगे कट जाए। हाँ, तो हो सकता है यहां मैं लिखूं तो ना है, इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो एक काम करें, इसको समझ जाओगे तुम लोग, इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, एक सेकेंड बस ऐसे देखते रहो। देखो ये क्या है हमारे पास, समीकरण 3 से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, जगह जगह कमी नहीं है, ठीक है अपने पास। देखो अब हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, भैया जी जब दोनों पक्षों का मैं समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन डीबी बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा बटे में क्या आएगा, डी, क्या आएगा, डी। अब देखिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, लिमिट, क्या लगाएंगे, लिमिट। लिमिट क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप लिमिट नहीं लगाओगे ना, हमको पता कैसे चलेगा कि हमने मान कहां से कहां तक निकाला है। तो इसकी लिमिट क्या लगेगी, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, क्योंकि इसके द्वारा यहां पे सिरे निचले वाले सिरे कितना कोण बन रहा है, अल्फा 1। ये भैया थोड़ा मिट गया हमसे, यहां पे कोण क्या बन रहा है, अल्फा 1 बन रहा है, और यहां पे कोण क्या बन रहा है, अल्फा 2। निचले वाले पार्ट से अल्फा 1, ऊपर वाले पार्ट से अल्फा 2, तो कुल मिला के अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। तो लिमिट कहां से कहां लगेगी, अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, जहां से जहां तक, जहां से जहां तक, इसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मैं लगा दूं माइनस, क्या लगा दूं, माइनस। अब दिक्कत है कि सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि भैया जी ये जो एंगल बना हुआ है ना, देखो ये एंगल बना है हमारे पास, ये मेरा पूरा क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये तो आप जानते होंगे ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। आपने पढ़ा होगा वहां पे जियोमेट्री में कि जो हमारा होता है ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, पूरा वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पे पूरा क्या होता है, इसके नीचे नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस, तो इसलिए नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो इसलिए हमने अल्फा 1 का मान किस में लिखा है, माइनस में लिखा है। तो यहाँ पे जो अल्फा 1 का मान है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। बट अल्फा 2 का मान है ऊपर, तो इसलिए अल्फा 2 पे क्या लगेगा, प्लस, और प्लस को हम दिखाते नहीं है। अब देखिए जब डीबी का समाकलन करेंगे तो डीबी का मतलब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, समाकलन करेंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और पूरा चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या माना, बी, क्या माना, बी। अभी मान तो नहीं पता ना, मान तो हमको इधर निकल के आएगा। अब देखिए एक नियम याद करिएगा, चाहे हम अवकलन कर रहे हो चाहे हम समाकलन कर रहे हो, जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे पास नियत पद होते हैं, नियतांक होता है, वो हमेशा अवकलन या समाकलन कहां आता है, बाहर, कहां आता है, बाहर। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है, इसका मान 10 घाते -7 बाहर आ जाएगा। आई धारा भैया जिसमें धारा जा रही है वो तो नियत रहेगी, अगर 5 एम्पियर तो पूरे में क्या जाएगी, 5 एम्पियर, तो ये भी नियतांक हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, दूरी, तो जो दूरी है तो बदलने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नियत। लेकिन जो कॉस अल्फा है और जो डी अल्फा है इसका मान बदल सकता है, क्यों, क्योंकि देखो अगर तार की लंबाई बदली तो अल्फा का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मान क्या है, हमारे पास नहीं बदलेंगे, अनिश्चित है, और इसके सापेक्ष इसका समाकलन भी करना है। तो हमारे पास ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा, नियतांक, और नियतांक पद कहाँ आएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से। अब मैं कर रहा हूं म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी समाकलन माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इधर समाकलन क्या था, कॉस अल्फा इंटू
सॉरी यहाँ पे भैया जी कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। समझ आया? अब देखिए जो कॉस अल्फा का समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन अल्फा होता है प्लस का। याद रखिएगा कॉस अल्फा का समाकलन साइन अल्फा प्लस का, बट साइन अल्फा का समाकलन कॉस अल्फा माइनस का हो जाता है, तो वो माइनस होता है। मैं लिख देता हूं एक बार, समाकलन कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये सूत्र है। ठीक है, कॉस थीटा समाकलन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये सूत्र है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका समाकलन कर देंगे, सारी वैल्यू को रख देंगे, जो मान आएगा वही हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक भैया जी, तो हमारे पास इतनी जगह थी जिसको हमने बखूबी यूज किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आपको चीजें राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी, तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास समाकलन बना था, उसको मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ। तो हमारे पास वहां पे बना हुआ था बी बराबर, फिर से लिख देता हूं, गंदा सा लग रहा है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, नियतांक था बाहर कर दिया था, समाकलन माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या आया था, कॉस अल्फा, ब्रैकेट में क्या आया था हमारे पास, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, ये आया हुआ था। मैंने उसका समाकलन बता रखा है आपको कि कितना होता है। तो कॉस अल्फा का समाकलन क्या होता है, साइन अल्फा, जस्ट वहां बता के आ रहा हूं मैं। हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी। बाबूजी जब हम समाकलन कर देते हैं और लिमिट दी जाती है ना, तो उसके बाद हमें हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाना है, बड़ा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो कॉस अल्फा का समाकलन साइन अल्फा, कॉस अल्फा का समाकलन क्या होगा, साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। उसके बाद जो हमने ब्रैकेट लगाया है वहां पे लिमिट भी लगाएंगे, तो नीचे क्या लिखा है, माइनस अल्फा 1, ऊपर क्या लिखा है, अल्फा 2। तो जो यहाँ पे अल्फा लिखा है ना, इस अल्फा की जगह पर एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अल्फा की जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, और बीच में क्या चलता है, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और ब्रैकेट के अंदर ध्यान देखिएगा, तो ये क्या लिखा है, साइन अल्फा, तो हमने क्या लिख दिया, साइन, बट अल्फा की जगह पे क्या आएगा, अल्फा 2, तो यहां हमने क्या लिख दिया, अल्फा 2, लिमिट रखते हैं, ठीक है, लिमिट रख रहा हूं मैं, तो अल्फा 2, फिर क्या लगता है, माइनस, ये नियम है, सूत्र है हमारा, तो माइनस लगेगा, फिर क्या रहेगा, लिखेंगे साइन, और फिर क्या आएगा, अल्फा 1 लिखा है तो बट माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा 1, और ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, अब देखो कुछ हो नहीं रहा है, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बस। अब तो आगे क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा 2 माइनस, अब देखो इसको अभी हटाओ जरा, इसको एक बार लिख देता हूं, तो हमने लिख दिया साइन अल्फा 2 माइनस, देखो ध्यान से यहां पे क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो क्या है, साइन माइनस थीटा। तो भैया जी यहाँ पे एक सूत्र होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस अल्फा 1 बराबर माइनस साइन अल्फा 1, तो ये माइनस बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा 1, तो ये रहा आपका डेरिवेशन। ठीक है भैया, तुम्हारे पास अगर कोई चालक तार है तो उस चालक तार के कारण, पूरे चालक तार के कारण, और कुछ दूरी पे बिंदु है, और कोण अगर अल्फा 1 बने अल्फा 2 बने, दो कोण बन रहे हो, कोई भी कोण बन रहे हो, तो उनका सूत्र क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, साइन अल्फा 2 और साइन अल्फा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन आता है। लेकिन मान लीजिए अब थोड़ा क्या होगा, इस डेरिवेशन को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो इसकी इस डेरिवेशन जो हमारे पास आया ना, इसकी दो स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां, दो स्थितियां। तो सबसे पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं। स्थिति में सबसे पहली स्थिति क्या होता है कि जो हमारा बिंदु है, कौन, बिंदु P, वो क्या हो जाए, वो अनंत पे हो जाए। कहां पे हो जाए, अनंत पे हो जाए। इसका मतलब ये जो हमारे पास चालक तार है उसकी लंबाई क्या हो जाए, अनंत। सॉरी भैया जी, हाँ, जो हमारे पास चालक तार है उसकी लंबाई क्या हो जाए, अनंत। अभी तक अनंत नहीं थी, तो चालक तार की लंबाई क्या हो जाए, अनंत। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है B, वो मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, अब अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है भैया, अब देखो इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बार लिख देता हूं, हिंदी तो सही रहेगा। तो यहां पे क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार
के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहां पर कुछ अगर होने वाला है तो क्या होगा, कोण, क्या होगा, कोण। अब इसे जरा हमें ध्यान समझिएगा, ठीक है भैया जी। तो आप थोड़ा अपने, आप जहां पे बैठे हो, जिस रूम में, जहां लाइब्रेरी में, जहां पर भी आप हो, आप जरा वहां भी इस काम को करिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मार्कर, तो मान लीजिए मार्कर हमारे पास यहाँ पे, और चलिए ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक लोहे की रॉड है। आजा भाई, ये क्या हमारे पास एक लोहे की रॉड है। अगर मुझे बोला जाए कि ये क्या चालक तार है और मैं क्या हूं, बिंदु P हूं, ये चालक तार है, मैं क्या हूं, बिंदु P हूं, और इस चालक तार के कारण मेरे जगह पे क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार मैं तार के इस वाले भाग को देखूंगा, एक बार इस वाले भाग को देखूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा 2, ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1, ऐसे करके। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे अल्फा 2 और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा 1 बनेगा। अच्छा, बट मान लो अब की बार बोल रहा है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, तो जो हमारे पास चालक तार है इसकी लंबाई क्या हो गई, अनंत, क्या हो गई है, अनंत। तो अगर इसकी लंबाई अनंत होगी, मतलब बहुत ऊपर और बहुत नीचे, तो देखो ना, देखो देखो चालक तार है अनंत, अनंत ऊपर देखेंगे, ऊपर, तो जब ऊपर देखोगे ये चालक तार है, ये डी का मान है, ये कौन है, डी, ये कौन है, डी, और मैं कहां देख रहा हूं, ऊपर। जब मैं ऊपर देख रहा हूं, देखो बाबू यहां पे ये, तो इसका मतलब कोण कितना, एल बन रहा है, क्या बन रहा है, एल, और जहां पे एल बनता है वहां क्या बनता है, 90 डिग्री, क्या बनता है, 90 डिग्री। अब इसी प्रकार से नीचे देखूंगा, तो देखो ये यहां पे आएगा ऊपर और मैं नीचे जा रहा हूं, मुंडी कहां है मेरी, नीचे, और ये कहां रहा, ऊपर। तो जब ये ऐसे आएगा तो ये कहीं ना कहीं एक बार भैया जी ये ऐसे बनेगा और एक बार ये ऐसे बनेगा। अगर आप देखें दोनों स्थितियों में तो क्या बना है, एल बना है, क्या बना है, एल बना है। अगर दोनों स्थितियों में एल बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री कोण है। कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री। तो जब कोई चीज 90 डिग्री होगी तो उसका मान तो डायरेक्ट रख देंगे हम। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास अल्फा 1 है और जो अल्फा 2 है उसका मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया अल्फा 1 बराबर 90 डिग्री और अल्फा 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आप सब बच्चों को पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है बाबूजी, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब सूत्र को मैं यहाँ पे लिख के उसका मान रख देता हूं। जब मैं मान रखूंगा सूत्र का, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये प्लस का साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर भी, और ब्रैकेट बंद। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, 1 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 को मैं कर दूंगा बाहर। अच्छा लिख देता हूं पूरा एक बार। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना, इतना 12 में पढ़ लो तुम लोग। तो जब 2 लिखूंगा तो 2 कहां जाएगा, बाहर, तो ये हो जाएगा 2। अच्छे से लिखता हूं, तो यहां पे हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन क्या हो जाएगा, डी। समझाए भैया जी। तो ये किसके लिए है, ये अनंत के लिए है। तो अनंत लंबाई का तार होगा तो फॉर्मूला बनेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन डी। बट मान लो, देखो दो स्थितियां हैं, एक बार चालक तार की लंबाई अनंत रहेगी, ये हो सकता है, या जो हमारा बिंदु है यही इसके पास में चला जाए, जो हमारा बिंदु है इसके क्या हो जाए, पास में आ जाए। अब फिर से अपने रॉड को उठाता हूं, देखो मान लो ये बिंदु यहाँ पे, तो मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं, बट मान लो मैं इसके पास में आ जाऊं, ये मेरे पास में, बात एक ही हुई। अब मान लो यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मान लो मैं इस वाले बिंदु, मतलब ये बिंदु नीचे आ जाए तो ऊपर चला जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, तो अगर मुझे यहाँ देखना पड़ेगा तो ये डी आ रहा है और ये इसका कोण बन रहा है 0 डिग्री। और कितना बनेगा, 0 डिग्री। बट ऊपर देखना है तो फिर कितना, 90 डिग्री। या मैं यहां पे आ जाऊं, नीचे देखना है तो 90, यहां पे क्या बनेगा, 0। मतलब कि जो हमारा ये पॉइंट है इन दोनों बिंदुओं के किसी के पास भी चला जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक का मान 90 और एक का मान 0। तो एक अल्फा 1 का मान आप 0 मान लीजिए, किसका मान, जिसके पास हो जाएगा, तो एक स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या हो जाएगा, अल्फा 1 बराबर 0 डिग्री और एक बार हो जाएगा अल्फा 2 बराबर 90 डिग्री। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा b बराबर, ध्यान सुनना, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और ब्रैकेट के अंदर साइन 0 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, कुल मिला के फॉर्मूला हमारे पास यही बनेगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन डी बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास का डेरिवेशन का डेरिवेशन, तो ये हमारे पास है पूरा डेरिवेशन। आई होप ये डेरिवेशन आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी मैं इसको इरेज करके मैं बस गिनती के 5 पॉइंट, मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा है वीडियो में कि मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और उस 5 के 5 पॉइंटों में आपके जितने भी चीज में डेरिवेशन में यूज हुआ है सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट बाबूजी वो 5 पॉइंट आपको तभी समझ में आएंगे, तभी मजा आएगा जब आपको डेरिवेशन एक बार किया हो, 2 बार किया होगा। ठीक है, तो अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं लिख के आपको मिलूंगा, मैं चीजों को लिख के मिलता हूं या लिख देता हूं सामने। चलिए सामने लिख देते हैं आपके, ठीक है, वीडियो कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और बढ़ जाएगा और क्या, लिख देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ, राइट डाउन कर लो भैया से। हाँ जी, तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बाबूजी, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमको, हम लोगों को सबसे पहले हमने क्या किया था, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में गए थे ना, याद करिए। अब आपने अगर राइट डाउन किया होगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहां पे आप देख सकते हो। बाबूजी देखिए, आपके बुक में ऐसा डेरिवेशन नहीं है तो वो चीजें वहां पे आपको मैच नहीं करेंगी। बाकी डेरिवेशन पूरा एकदम डिट्टो उसी का है, बट उसको हमने अपने शब्दों में अलग तरीके से बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा बेशक हो गया है वो आपको समझाने के लिए, लेकिन आप करोगे ना, मैं चैलेंज करता हूं आपको 3 से 4 मिनट, 5 मतलब मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले समकोण, बाबूजी समकोण त्रिभुज बनाया है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो जब समकोण त्रिभुज एबीसी में जाऊंगा तो मैंने वहां पे किसका मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अच्छा एक बार बता देता हूं, यहाँ पे यूज किसका करता हूं मैं, सबसे पहले साइन थीटा का, इसका यूज किया था मैंने यहाँ पे, साइन थीटा का क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे, और मान किसका निकालना है, यहाँ पे एसी की वैल्यू निकालेंगे। एसी क्या निकालेंगे, वैल्यू, ये हमारे पास पहला काम होगा। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, फिर चलेंगे त्रिभुज एसीपी में, त्रिभुज एसीपी में, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज एसीपी में। जब समकोण त्रिभुज एसीपी में जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे साइन का प्रयोग करूंगा, बट अब की बार साइन डी अल्फा का प्रयोग करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन डी अल्फा बराबर इसका क्या करना है मैंने, यूज, तो मैं यहाँ पे बताता हूं कि मैंने इसका क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, यूज करने के बाद हमारा मोटिव क्या होगा, यहां से भी एसी की वैल्यू निकालना, एसी की वैल्यू निकालना। ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे समीकरण नंबर 1, जो एसी की वैल्यू है समीकरण नंबर 1, जो यहाँ पे एसी की वैल्यू है समीकरण नंबर 2। तीसरा काम क्या करना है हमको, जो हमारा एसी आया है ना, एसी बराबर एसी कर देना है, एसी बराबर एसी, मतलब कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 में एसी का मान आएगा, 2 में भी आएगा, तो एसी बराबर एसी। ये हमारे पास तीसरा काम हो जाएगा। फिर हमारे पास चौथी स्टेप क्या हो जाएगी, चौथी स्टेप में हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज एओपी में, तो चौथी स्टेप हमारे पास क्या होगी भैया जी, समकोण त्रिभुज एओपी में, समकोण त्रिभुज एओपी में। जब एओपी में जाएंगे, याद रखना यहां पे हम लोग कॉस अल्फा का प्रयोग किए थे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग है, कॉस अल्फा का प्रयोग है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन डी अपॉन आर आया था ना, तो यहाँ पे हम जब इसका यूज करते हैं, याद करिएगा, सब मुझे तो याद है, आप भी याद कर लीजिएगा, 1-2 बार करोगे ना सब याद हो जाता है। तो कॉस अल्फा बराबर डी अपॉन आर, तो हो जाएगा कॉस अल्फा बटे डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। इसका मतलब कि त्रिभुज एओपी में क्या निकालना है, 1 अपॉन आर का मान निकालना है। जैसे मान निकलेगा समीकरण नंबर 3 बोलना है, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगली स्टेप क्या है, 5वीं स्टेप हमारे पास है बायो-सेवर्ट का नियम। लो भैया हो गया डेरिवेशन, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या करेंगे, यूज करेंगे, सभी मान को रखेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे मतलब रखेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम। किसका नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेप होंगे, एक बार रिवाइज करता हूं। देखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा का यूज करेंगे, एसी का मान निकालेंगे,
फिर त्रिभुज एसीपी में साइन डी अल्फा का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी अल्फा है, तो साइन डी अल्फा का यूज करेंगे, यूज करेंगे और एसी का मान निकालेंगे। यहाँ पे जो एसी का मान आएगा समीकरण नंबर 1, यहाँ पे जो एसी का मान आएगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद जो हमारे पास दोनों में से एसी का मान आया है, एसी बराबर एसी कर देंगे, मतलब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर देंगे, तो हमारे पास तीसरा मान हमको निकल के आएगा। जो मान निकल के आएगा उसको यहाँ पे यूज करना है। फिर हमारे पास चौथा काम क्या होगा, इसको बोलते हैं वो जो वर्किंग स्टेप, अगर आप अपने शब्दों में हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगी, वर्किंग WORKING वर्किंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग स्टेप है त्रिभुज एओपी में, तो cos अल्फा बराबर डी अपॉन आर, cos अल्फा बराबर डी अपॉन आर करेंगे और यहां से हमारा मोटिव क्या होता है, 1 अपॉन आर का मान निकालना। सारा मान निकाल करके बायो-सेवर्ट के नियम पे रख देना है, चीजों को हल कर लेना, समाकलन कर देना है, सारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, हाँ मैं मान सकता हूं कि वीडियो थोड़ा से लंबा हो गया है, बट मेरा पूरा विश्वास है अगर हमने एक बार इतनी लंबी वीडियो को बढ़ाया है, आपको वीडियो को आपने देखा है 40-45 मिनट जो भी बन गया हो, मुझे याद नहीं अभी, तो 40-45 मिनट जो भी वीडियो बना है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो मेरा पूरा दावा है कि इसके बाद आपको कहीं पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं मेहनत करके, प्योरीफाई करके, फिल्टर लगा करके कंटेंट पे, की मतलब बच्चों को ऐसे समझाएं तो ऐसे आसान, चीजों को एकदम आसान बना के दे रहा हूं, इसका रीजन यही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को, चैनल के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में बताइए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में, उन्हें शेयर करिए, बताइए उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है इस पे। कैरियर एकेडमी कुंडा पे हमारे गोविंद सर, मान सर और मैं और बाकी जितने भी टीचर हैं वो आपको इसी में चीजों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको चीजें अच्छी मिलेंगी, आप इसी चैनल को फॉलो करें, मेरा मतलब सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ठीक है भैया जी, तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी मेरे प्यारे बबुआ बच्चा लोगों को जय हिंद।